हो रही है। इसी बीच गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सूचना पूरे प्रदेश को प्रेषित की थी कि छत्तीसगढ़ ने यहाँ की बिजली के लिए, कोयले की आपूर्ति के लिए वहाँ पर 19.21 हेक्टेयर भूमि जो वन भूमि है उसके ऊपर कोयले का खनन करने की राजस्थान सरकार को अनुमति दे दी है और बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसके तत्काल बाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के इस कथन का खंडन कर दिया। इससे बड़ी हास्यास्पद और शर्मनाक और प्रदेश के हित की कोई बात हो नहीं सकती। हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने स्व विवेक से और अध्ययन करके कोई बयान नहीं दे रहे हैं। वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह देता है और उसके ऊपर बयान दे देते हैं। आज जो राजस्थान में बिजली की स्थिति है, मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे भी बिजली किसानों को मिल नहीं रही है, 4 घंटे भी बिजली, ये घरेलू बिजली दे नहीं पा रहे हैं। ट्रांसफार्मर किसानों के फूके पड़े हैं, जले पड़े हैं, वो ट्रांसफार्मर फील्ड में है नहीं। इनके पास में किसी तरीके की बिजली लोगों को देने की कोई व्यवस्था है नहीं और अनर्गल बयानबाजी करके और जग हंसाई करा रहे हैं पूरे प्रदेश की। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की विधानसभा जब चल रही है तो उनको यहां आकर के बिजली के बारे में और छत्तीसगढ़ के बारे में जो कोयले आपूर्ति के लिए उन्होंने अनुमति देने के जो वर्जन दिया है उसका यहां पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं तब से, चाहे वो यमुना जल समझौता हो, चाहे पीकेसी ईआरसीपी का समझौता हो, एमओयू हो, न तो उनके बारे में किसी तरह की प्रेस को, मीडिया को बता रहे हैं, न विधानसभा को बता रहे हैं। आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, 2 दिन से दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने हैं और राजस्थान की विधानसभा चल रही है, तो माननीय सदस्यों को विधानसभा के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पर्ची सरकार है और पर्ची इसलिए है कि पर्ची सही आई या गलत आई, जो पर्ची दिल्ली से आ गई उसका जो पाठन इनको करना है, उनका वाचन इनको करना है, इसके अलावा अपने विवेक से कोई काम नहीं करना है। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ और जो नौकरियाँ अभी ये बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, आज हमने पार्टी ने तय किया है, हमारे जो वक्ता होंगे वो पूरी बात रखेंगे। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जो भी भर्तियाँ निकल रही हैं उन भर्तियों में आप SC, ST, OBC का जितना हक बनता है और EWS का जितना हक बनता है वो उतने हक की वैकेंसीज में उनका आरक्षण नहीं आ रहा है। इनके वर्गों के साथ में ये कुठाराघात कर रहे हैं। और जो हमारे समय में RS की भर्ती का जब अपॉइंटमेंट हुआ था तो बाकायदा उसमें एक कॉलम डाला था आदेश में कि भाई कौन सा व्यक्ति किस वर्ग का है और किस वर्ग की भर्ती के अगेंस्ट में वो सिलेक्शन हुआ है। एक OBC का व्यक्ति या SC, ST का व्यक्ति या EWS का व्यक्ति अगर वो जनरल के अगेंस्ट में अगर भर्ती होता है तो उसके आगे किस कोटे की सीट वो आगे जा कर के खाएगा, वो आगे उसमें अंकित होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से निर्णय और राज्य सरकार को इसकी पालना करनी चाहिए। हमने इसकी एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस की सरकार के समय कराई थी, लेकिन इस सरकार ने उस व्यवस्था को वापस बंद कर दिया और आज OBC, SC, ST, EWS जो सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं जिनके लिए EWS है या जो MBC का आरक्षण मिला हुआ है, उनको नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि सही तरीके से भर्तियां भी नहीं कर पा रहे हैं और नई भर्तियां निकाल भी नहीं पा रहे हैं और जो निकाल रहे हैं उनमें जो आरक्षण का वर्गीकरण ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं और ये जो शोषित, पीड़ित, पिछड़े जो वर्ग हैं उनके प्रति अन्याय ये लोग बात कर रहे हैं। नहीं, कंप्यूटर की तो भर्ती भाई साहब 70 साल में हमने ही की है। कंप्यूटर शिक्षक की, अनुदेशक की भर्ती हमने की और स्थायी नौकरी उसको किया। और अभी जो बजट है उसमें एक नमूना देता हूँ मैं शिक्षा विभाग को, जो 529 स्कूलों का जो मामला इन्होंने बताया था
वो तो हमने घोषणा ही हमारी सरकार के समय करके 2022-23 के बजट में और उसको पूर्ण कर दिया, और इस बजट में फिर दिया कुमारी जी से इन्होंने पढ़वा दिया। तो इनका तो हम लोग जब निकालेंगे तो पता लगेगा कि इनका खुद का कोई विजन काम नहीं कर रहा है। हमारे ही बजट को रीपोलिस करके और उसी को ये लोग बात घुमा फिरा करके इसमें बजट में डाल। 4 लाख जो नियुक्तियां देने की बात सरकार कर रही है, बजट में कहा गया तो क्या 4 लाख नियुक्तियां दे देंगे? किसी सूरत में नहीं दे सकते। ये जो 70,000 और 1 लाख की बात कर रहे हैं, ये 5 साल में 70,000 और 1 लाख नहीं दे पाएंगे। ये 4 लाख कहाँ से दे देंगे? जो नई इनकी एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी को ये कह रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी कि हम लागू करेंगे। अगर उस नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया तो आप समझिए कि एक भी सरकारी भर्ती बिना संविदा के नहीं होगी, संविदा पे ही होगी। स्थायी सरकारी भर्ती शिक्षा विभाग में होगी ही नहीं, आप समझिए बात को। एक और बड़ा मुद्दा था कि स्कूलों के अंदर जो स्टेट ओपन एग्जाम चल रहे थे उसमें पूरी क्लास को टिपाया जा रहा था। भाई देखो, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनका कोई कंट्रोल सरकार के ऊपर, विभागों के ऊपर नहीं है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इनके मंत्रियों के विभाग समझ में नहीं आ रहा है, और मंत्रियों के ने ऐसे समझ में आ रहा है। और जिस 360 डिग्री के परीक्षण से ये ऐसे लगाने की बात सरकार ने की थी कि आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी मंत्री का ऐसे 10 दिन से ज़्यादा ऑफिस में ही नहीं आ रहा, उसके पास कोई फाइल ही नहीं जा रही है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। 30 दिन में 15-15, 20-20 दिन की तो वो छुट्टियाँ जो है वो का उपभोग कर रहे हैं। तो काम कर कौन रहा बताइए? कि जो मंत्री होता है उसका ऐसे उसका प्रमुख जो है वो अधिकारी होता है, जब उससे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं, आपके विभाग के सेक्रेटरी से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं, मुख्यमंत्री का मंत्रियों से कोऑर्डिनेशन नहीं, ब्यूरोक्रेसी का जनप्रतिनिधि से कोऑर्डिनेशन नहीं, तो फिर काम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर, आज राजस्थान में अलग प्रदेश को लेकर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आपकी पार्टी के एक एमएलए ने भी उसे सपोर्ट किया, आपका पूरी पार्टी का? नहीं, देखिए, हम इस तरह की ये जो प्रदेश देश इस तरह की जो भी पॉलिसी है वो हमारी पार्टी हाईकमान सारी विचार विमर्श करके जो गाइडलाइन देता है उसी गाइडलाइन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अपना कोई निजी विचार नहीं होता इसमें। राहुल गांधी को लेकर सीपी जोशी जो प्रदेश से उन्होंने कहा कि 2 मास खा के संसद पहुंचते हैं और शिव जी का तस्वीर लेके पहुंच जाते हैं। ये तो भाई साहब देखो, अनर्गल बयानबाजी के मास्टर हैं। इनके पास खुद का विजन तो कुछ है नहीं, काम करने के लिए इनके पास में है नहीं।